सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। आपने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो मैंने आपके लिए वीडियो रेडी कर दिया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको इतनी डीपली इन चीजों को समझाऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो हमें इंग्लिश भी ऐसी ही आनी चाहिए कि हम देखते ही बता दें कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, जब भी माना जाता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद में आप उन सेंटेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पर आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान होती है वो ता है, ती है, ते हैं होती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश का कोई भी नॉर्मल सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर के बाहर कभी नहीं जाएगा। याद रखिएगा, नॉर्मल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप ले लीजिए, वो स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जाएगा। यहां पर ये स्ट्रक्चर वेरी करेगा। किस तरह से वेरी करेगा, देखिए यहां पर आपको जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल्स। यहां पर स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर रहा है, देखिए जब आप अपने सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस या आईएस लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। कैसे, जैसे राम दौड़ता है। राम जो है वो किसी का नाम है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किससे बनाएंगे, दौड़ता है वर्ब है, कौन दौड़ता है, राम, तो राम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो राम रन्स, क्योंकि यहां पर राम जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने कहा राम रन्स। वह लिखता है, ही राइट्स। वह पढ़ता है, ही स्टडीज, या फिर वह पढ़ता है, नॉर्मल अगर कुछ पढ़ता है तो ही रीड्स। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लग जाएगा। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम सीधे वर्ब, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो यूज कर लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर आपको उसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाते समय स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी सेंटेंस में आप किसी भी टेंस का अगर नेगेटिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर यही होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब की तो वो होती है डू डस। आपको पता है, आपने मेरा टेंस वाला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो उस वीडियो के एंड के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर किस तरह से यूज करना है, देखिए सब्जेक्ट तो आएगा, वो तो आएगा अपनी प्लेस पर ही, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब को हमें पता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमें पता है अब कि कौन कौन से होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना है, हेल्पिंग वर्ब वहां पर आ रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू और डज। डू जो होता है वो हमेशा प्लूरल कैरेक्टर्स के साथ में लगता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है, जो कि होते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल। और जो डज होता है वो सभी सिंगुलर कैरेक्टर्स के साथ में लगता है, मतलब कि ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम। इसी तरह से इसका जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि इंट्रोगेटिव जब किसी का भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर किस तरह से यूज होगा, देखिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली अगर चीजों को समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आया, मतलब कि क्या, डू डज आगे आया।
डू डज आगे आने से यहाँ पर सब्जेक्ट भी अब वेरी करेगा, वो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो आप डज का यूज करें, प्लूरल है तो आप डू का यूज करें। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर आपको इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए डू और डज तो अपनी प्लेस पर आ गया, सब्जेक्ट भी अपनी प्लेस पर आ गया, और यहां पर जैसे ही सब्जेक्ट प्लेस पर आया, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें लगा देना है नॉट, और उसके बाद में मेन वर्ब मतलब कि फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसी तरह से जब मैंने आपको क्वेश्चन वाले वर्ड समझाए थे, WH वर्ड समझाए थे, तो यहां पर किस तरह से स्ट्रक्चर था देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वाला वर्ड आता था, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आता था, ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद आता था सब्जेक्ट, फिर आता था मेन वर्ब और फिर आता था ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम करना है। ये एक रॉ स्ट्रक्चर है, अब इसको हम फ्रेम करेंगे। देखिए क्वेश्चन वाले वर्ड्स मतलब कि WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं इन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं। तो इन्हें क्वेश्चन वाले वर्ड्स की जगह पर हम WH वर्ड्स लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो डू डज, जो कि हमने यूज करी है अभी, तो डू डज लगा देते हैं। सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा, मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गया यहां पर WH, मतलब कि जब डबल इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज कर लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि इंट्रोगेटिव में आपने किया है वही यहां पर आपको करना है। तो यहां पर इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास में, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और यहां पर मैं जो सेंटेंस ट्रांसलेट करते जा रहा हूं इन्हें मैच करते जाइएगा, इसके बाहर सेंटेंस आपका नहीं जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस यहां पर मैं जाता हूं, जाता हूं वर्ब है, कौन जाता है? मैं जाता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर था आपके पास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इस स्ट्रक्चर को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे बल्कि सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तब इसका इंग्लिश बनेगा आई गो, आई गो। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मनीष दौड़ता है, मनीष दौड़ता है, दौड़ता है वर्ब, कौन दौड़ता है? मनीष, तो वो हो गया सब्जेक्ट। अब यहां पर मनीष जो है वो किसी का नाम है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा मनीष रन्स, मनीष रन्स। अगला सेंटेंस, आसमान में तारे चमकते हैं, आसमान में तारे चमकते हैं। तारे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब कि यहां पर सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, मतलब कि आसमान में तारे चमकते हैं। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, हमने ट्विंकल्स नहीं कहा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं। मदद करते हैं वर्ब, कौन? हम, किसकी? गरीबों की, तो ऑब्जेक्ट आखिरी में आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर इसका इंग्लिश बनाएंगे किस तरह से, देखिए हम गरीबों की मदद करते हैं, हम जो है वो प्लूरल है इसलिए डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा वी हेल्प द पुअर। यहां पर जो गरीब है ना, एक गरीब होता है मतलब पुअर, गरीबों, अगर ऐसा कहें हम बहुत सारे गरीब तो उसे हम द पुअर कहते हैं। तो यहां पर इस तरह से इसका इंग्लिश बनेगा वी हेल्प द पुअर, वी हेल्प द पुअर। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डू या डस, उसके साथ में नॉट लगा दीजिए, उसके बाद में मेन वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस है, वह अपनी गलती नहीं मानता है, वह अपनी गलती नहीं मानता है। वह सब्जेक्ट है मतलब कि सिंगुलर है, लेकिन यहां पर हम एस या एस का फंडा नहीं रखेंगे, यहां पर डू डस जो लगेगा उसके बाद में हमें सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तब उसका इंग्लिश बनेगा he does not admit his mistake, he does not admit his mistake। दूसरा सेंटेंस, शेर शिकार नहीं करता है, शेर शिकार नहीं करता है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर शिकार ही ना करें, लेकिन ये हमारा सेंटेंस से कुछ भी हो सकता है। शेर शिकार नहीं करता है, इसका इंग्लिश बनेगा a lion doesn't hunt, a lion doesn't hunt। तो यहां पर डज नॉट के बाद में या डू नॉट के बाद में हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब कि डू डज आगे आएगा, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर किस तरह से सेंटेंस बनेगा, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, इसका इंग्लिश बनेगा डज वह
वह मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती है डज। तो यहां पर क्या के लिए हम डज लगाएंगे क्वेश्चन करते समय? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, डज ही स्पीक इंग्लिश, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज ही स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? तब इसका इंग्लिश बनेगा तुम, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब कि डू का यूज होगा, तब इसका इंग्लिश बनेगा डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? या फिर बहुत से लोग इसे एपोस्ट्रोफी के यूज से भी कहते हैं, तब वो कहते हैं डोंट यू स्पीक इंग्लिश? डोंट यू स्पीक इंग्लिश या फिर डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, दोनों ही सही हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर इतना समझ में आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी मैं आपके लिए लगा रहा हूं और आपको समझा कर ये आज मैं छोड़ूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, क्या है इन चारों में डिफरेंस, आज समझ ही लेते हैं। देखिए, बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि कोई काम हो गया है, कोई काम हो चुका है, मतलब एक्शन हो चुकी है, इसलिए उस चुकी है एक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है उसे बताने के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पहले स्ट्रक्चर में आपको उसलिए मैंने इतना डीप में समझाया क्योंकि आगे वाले स्ट्रक्चर्स में आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। क्या है मेरे कहने का मतलब? देखिए, जो स्ट्रक्चर्स हमने पहले वाले स्ट्रक्चर्स में समझे हैं, चलिए उन्हें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। कैसे? यहां पर हमने पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज की थी वो डू डज यूज की थी, लेकिन यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करना है हैज या फिर हैव। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरह से अगर इसका हम नेगेटिव बनाने जाए तो हम कहेंगे भैया हमने वहां पर डू डज के साथ में नॉट लगाया था, तो यहां पर हैज हैव के साथ में नॉट लगा दीजिए, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हमने वहां पर इंट्रोगेटिव बनाते समय डू डज को पहले लिखा था, ठीक है, यहां भी है डू, यहां पर हैज हैव को पहले लिख दीजिए, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में आप कहेंगे मैंने क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बनाए थे, मतलब मैंने क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का भी यूज किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था, मना किसने किया है? तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए WH वाले वर्ड्स उसके साथ में हैज हैव लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। मतलब कि WH वर्ड के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब वहां पर क्या यूज की थी? डू डज, और यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? हैज हैव, बस इतना सा डिफरेंस है। वहां पर मेन वर्ब यूज किया था आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि एक्शन हो चुकी है मेरे भाई, इसलिए यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। तो यहां पर ये WH का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो सेम स्ट्रक्चर उठाइए और यहाँ पर डूडस की जगह पर हैज हैव लगा दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, और जहां नॉट लगा था उसे वहीं लगे रहने दीजिए। भाई गड़बड़ नहीं करना है सर जी, इतना सा करना है बस। अब आइए देखते हैं सेंटेंसेस, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आपका, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। अब यहां पर देखिए मैंने खाना खा लिया है मतलब क्या है कि मैं खाना खा चुका हूं, मतलब कि मैंने खाना खा लिया। अगर वो इतना कहता तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चल जाता, मतलब पास्ट सिंपल बन जाता। अगर मैं कह दूं खा लिया है, इनकम्प्लीट के साथ में है लगा दूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएगा, तब इसका इंग्लिश बनेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंग्लिश बनेगा आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड मतलब मैंने खाना खा लिया है। दूसरा सेंटेंस, वे आए हैं। वे आए हैं। अगर मैं कहता वे आए मतलब वो आए, तो मैं कहता दे कैम, लेकिन जैसे मैंने कहा वो आए हैं मतलब कि दे हैव कम, मतलब वो आ चुके हैं, एक्शन जो है वो हो चुकी है, सो दे हैव कम। तीसरा सेंटेंस, पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं। अगर मैं ऐसा कहता पेट्रोल के दाम बढ़ गए मतलब फिर बढ़ गए, तो मैं इसे पास्ट इंडेफिनेट में बनाता, मतलब पास्ट सिंपल में बनाता, तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करता। लेकिन यहां पर भाव बढ़ गए हैं, प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं, एक्शन जो है वो हो चुकी है। अब पेट्रोल महंगा ही मिलेगा क्योंकि भाव बढ़ गए हैं, तब इसका इंग्लिश बनेगा द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन, हमने क्या था फिर से पढ़ गए तो यहां पर अगेन लगा दीजिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज राइजन अगेन।
अब बनाते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव। क्या उसे जुकाम हो गया है? क्या उसे जुकाम हो गया है? क्या उसे जुकाम हो गया है? उसे मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि हैज का यूज होगा, तब इसका इंग्लिश बनेगा हैज ही कॉट अ कोल्ड या फिर हैज ही कॉट अ कोल्ड। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब बनाते हैं WH। उसे जुकाम कैसे हो गया है? उसे जुकाम कैसे हो गया है? कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाउ, मतलब क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आएगा, मतलब कि WH वाला वर्ड पहले आएगा तो हाउ। हाउ के ठीक बाद में हमें लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो उसे है, मतलब कि सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज होगा। हाउ हैज, उसके बाद में हमें लगाना है सब्जेक्ट, तो ही, उसे मतलब कि ही, हाउ हैज ही। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब लगानी है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हाउ हैज ही गॉट अ कोल्ड? हाउ हैज ही गॉट अ कोल्ड? देखिए स्ट्रक्चर के बाहर सेंटेंस गया ही नहीं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो कोई सा भी सेंटेंस आप बता सकते हैं कि कौन से टेंस में है और बड़ी ही आसानी से उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। बड़ा ही फनी है, आया गया उठा नहाया धोया पिया खाया चाया, जो भी है ये सेंटेंस जो बनते हैं वो इसी तरह से एंड हो जाते हैं, मतलब कि आया गया उठा पिया खाया नाचा, ये जो सेंटेंस है वो आ की मात्रा पे खत्म हो जाते हैं, मतलब एक्शन जो होती है वो अधूरी रह जाती है, तो अधूरी एक्शन रह जाती है इसलिए हमें उसको एक पॉइंट कम देना पड़ता है, मतलब कि वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्शन जो है वो अधूरी रह गई, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस का। और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म को दिया, भैया आपने एक्शन पूरी करके नहीं दी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने हमको पूरी एक्शन करके दी थी, हमने 3 पॉइंट दिए, लेकिन आपने एक्शन पहले छोड़ दी भाई, आपने एक्शन कंप्लीट करके नहीं दी, इसलिए आपका एक पॉइंट कट कर लेते हैं, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप किस तरह से कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देंगे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। देखिए डिड नॉट जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव है, नेगेटिव भी है, साथ में पास्ट में भी है, इसलिए अगला जो मेन वर्ब का फॉर्म आएगा वो हमेशा फर्स्ट आएगा ना कि सेकंड आएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग को आगे ले आए, मतलब कि डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से जो सेंटेंसेस हैं, मतलब जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे क्वेश्चन वाले, सीधे आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर जो है उसे उठाइए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कीजिए, बाकी आपका पूरा सेंटेंस वही बनेगा। देखिए वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू डस, यहाँ पर हम लगा देंगे डिड, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसी तरह से WH वाले में भी डिड लगा देंगे, नॉट वाले में भी यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, सेम टेंस को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, डू डस से डिड कर दिया, बस इतना सा यहाँ पर चेंज किया है। आइए समझते हैं सेंटेंसेस। उसे गुस्सा आया, उसे गुस्सा आया, मतलब ही गॉट एंग्री, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, ही गॉट एंग्री। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे गुस्सा नहीं आया, डिड नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई डिड नॉट गेट एंग्री, आई डिड नॉट गेट एंग्री। क्या तुम्हें गुस्सा आया, क्या तुम्हें गुस्सा आया? डिड यू गेट एंग्री, डिड यू गेट एंग्री, क्या तुम्हें गुस्सा आया? क्या उससे गुस्सा नहीं आया, क्या उससे गुस्सा नहीं आया? डिड ही नॉट गेट एंग्री, डिड ही नॉट गेट एंग्री, या डिडंट ही गेट एंग्री, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। उसे गुस्सा क्यों आया, उसे गुस्सा क्यों आया? अब रीजन आपको देना है, यहां पर वाई लगाना पड़ेगा। वाई डिड ही गेट एंग्री, वाई डिड ही गेट एंग्री, उसे गुस्सा क्यों आया? वाई मतलब क्वेश्चन वाला वर्ड, उसके बाद में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि डिड, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट एंग्री। वाई डिड ही गेट एंग्री। तो ये था यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल यहां पर कुछ नहीं करना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट समझा ना आपने उसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और जो हैज हैव था उसकी जगह पर सिर्फ हैड लगा दीजिए सब दूर, बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो चेंज क्या करना है भाई? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाने के समय भी आप क्या कीजिएगा कि गया है उसमें हमने यूज किया है,
चुका है या गया है, तो यहाँ पर चुका था या गया था आप कर दीजिए और हैज हैव की जगह पर हैड लगा दीजिए। कोई चिंता नहीं, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल हो, सभी जगह हैड ठूस दीजिए। अब देखते हैं कि मिक्स सेंटेंसेस, आपका यही काम था, आपको यही समझना था कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो अब आइए समझ लेते हैं एकदम डिटेल में जाकर। सेंटेंस है सबसे पहला, बड़ा ही प्यारा सेंटेंस, आपने शायद ही सुना होगा लेकिन किया नहीं होगा ट्रांसलेट। मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा। सेंटेंस है, मैं मुंह के बल कीचड़ में गिरा, मैं मुंह के बल कीचड़ में गिरा। आई फेल ऑन माई फेस इन द मड, आई फेल ऑन माई फेस इन द मड। मुंह के बल कीचड़ में गिरा, एक्शन अधूरी रह गई, मतलब आपका सेकंड फॉर्म fall, fail, fallen. I fell on my face in the mud. दूसरा सेंटेंस, उसने झूठ बोला, he lied. उसने झूठ बोला है, he has lied. उसने झूठ बोला था, he had lied. देखिए कितना सिंपल सा था, यहां पर डिफरेंस समझना। बोला है मतलब कि इनकम्प्लीट प्लस है, मतलब कि हैज का यूज होगा। बोला था इनकम्प्लीट प्लस था, मतलब कि हैड का यूज होगा। बोला मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। लाइट, यह मेरे समझ में आ गया, आई गॉट इट। यह मेरी समझ में आ चुका है, आई हैव गॉट इट। यह मेरी समझ में आ चुका था, आई हैड गॉट इट। यह मेरी समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट गेट इट। यह मेरी समझ में नहीं आ चुका था या मेरी समझ में नहीं आया था, मतलब कि आई हैड नॉट गॉट इट। इस तरह से आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और समझते हैं, हमने उन्हें आमंत्रण दिया, हमने उन्हें आमंत्रण दिया मतलब वी इन्वाइटेड देम। हमने उन्हें आमंत्रण दिया था, वी हैड इन्वाइटेड देम। कितना सिंपल सा था। देखिए गया था, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। इस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस, क्या तुम्हें यह पसंद आया, क्या तुम्हें यह पसंद आया। डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद आया, एक्शन अधूरी रह गई। और क्या वाला सेंटेंस मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर डिड को आगे ले आएंगे। डिड यू लाइक इट, तुम्हें क्या पसंद आया, तुम्हें क्या पसंद आया। क्या बीच में आएगा मतलब हमें डिटेल देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या समझ में आया या क्या पसंद आया, तो हमें व्हाट का यूज करना होगा। व्हाट डिड यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद आया, व्हाट डिड यू लाइक। तुमने मेरा चश्मा कहाँ रख दिया, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस। सबसे बढ़िया बात यह है भाई कि यहाँ पर पुट 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 होता है, यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पुट पुट पुट, कट कट कट, इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पुट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, तो पुट लगा दीजिए आंख बंद करके। नेक्स्ट, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रख दिया है, वेयर हैव यू पुट माई ग्लासेस। तुमने मेरा चश्मा कहाँ रख दिया था, वेयर हैड यू पुट माई ग्लासेस। इस तरह से आपको सेंटेंस को कहना है। देखिए बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लीजिए, आप देखते ही बता देंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, तुम वहां कितने दिन रुके, तुम वहां कितने दिन रुके। हाउ मैनी डेज डिड यू स्टैंड देयर, हाउ मैनी डेज डिड यू स्टैंड देयर। आप वहां कितने दिन रुके, क्वेश्चन वाला वर्ड्स हाउ मैनी, उसके बाद में आएगा कितने दिन रुके, हाउ मैनी डेज, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है मतलब कि डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, स्टैंड मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अदर वर्ड आ रहा है देयर, तो हम यहाँ देयर लगा देंगे। तुमने उसे कितनी बार फोन किया, तुमने उसे कितनी बार फोन किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कॉल हिम, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कॉल हिम। और सेंटेंस देखते हैं, तुम यहां किस समय आए, तुम यहां किस समय आए। देखिए यहाँ पर फैक्ट बताता हूं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तुम यहां किस समय आए मतलब कि एट व्हाट टाइम डिड यू कम हियर, एट व्हाट टाइम डिड यू कम हियर, तुम यहां किस समय आए। लेकिन अगर मैं से ऐसा कहता कि तुम यहां कितनी बजे आए, तुम यहां कितनी बजे आए, तो यहां पर हम व्हाट ओ क्लॉक का यूज करेंगे, मतलब एट व्हाट ओ क्लॉक डिड यू कम हियर, एट व्हाट ओ क्लॉक डिड यू कम हियर। तुम यहां कब आए, व्हेन आप यूज कर सकते हैं, व्हेन डिड यू कम हियर। तुम यहां किस समय आए, एट व्हाट टाइम डिड यू कम हियर। तुम यहां कितनी बजे आए, एट व्हाट ओ क्लॉक डिड यू कम हियर। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। कौन कौन आ गया है, who else has come, who else has come। इसी तरह से और कौन कौन आ गया है, अगर आपको ऐसा कहना है तो आप who all का यूज करेंगे। who all have come, who all have come, आ गया है मतलब कि has have, और यहां पर who all जो प्लूरल है इसलिए have का यूज होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, मतलब कहा था मतलब कि क्या है
कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट में चले गया, मतलब पास्ट परफेक्ट में चले गया, तो यहाँ पर इंग्लिश, इसका इंग्लिश बनाना चाहे तो बनेगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, why had they said so, why had they said so। इसी तरह से आपको यहां पर एक और सेंटेंस देता हूं जो कि है पैसिव वॉइस का। किसका पेन चोरी हो गया है, किसका पेन चोरी हो गया है, हैज बीन लगेगा क्योंकि यहां पर पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं। इसका इंग्लिश बनेगा whose pen has been stolen, whose pen has been stolen। अगर मैं इसे ऐसा कहता कि किसका पेन चोरी हो गया तो मैं यहां पर was का यूज कर लेता, whose pen was stolen। किसका पेन चोरी हो गया था, whose pen had been stolen। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये थे कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो कि आपको याद रखने ही चाहिए। और यहाँ पर किस तरह से मैंने ट्रिक बताई, सारे स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रख लीजिए, कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखिए तीनों की, और यहाँ पर आपका सारा काम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए, मात्र 10 सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए दिए, प्लीज उसे कर लीजिएगा। अगर आ गया है तो छोड़ दीजिएगा, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे, करना है तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको इतनी डिटेल में तो मैंने समझा ही दिया है, समझ में आ चुका होगा। कैसी लगी है इंटरेस्टिंग वीडियो, कैसी लगी है एंथुसियास्टिक वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट में नीचे बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में भी कमेंट्स करते रहिएगा, आपको बिल्कुल टॉपिक बनाकर दूंगा, जितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आपको टॉपिक जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।